सिनेमा की तरफ सफ़र क्या होता है, टेलीविज़न के बाद सिनेमा एक तरीके से लोग देखते हैं। जी। और उस वक्त जो था एक ही चैनल था तो करोड़ों लोग एक साथ देखते थे उसको। तो देखा होगा उन्होंने, और फिर उन्होंने अपनी जब फिल्म बना रहे थे, पहली फिल्म मैंने प्यार किया, राजश्री प्रोडक्शन, तो उन लोगों ने सेलेक्ट किया किसी किरदार के लिए, और फिर इस तरीके से फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। स्कूल कॉलेज, स्कूल का कुछ साल मेरे जबलपुर में गुजरा जरूर है, और इसके अलावा स्कूल कॉलेज यहीं पर रहा, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। जी। वहाँ से मैंने आर्किटेक्चर किया, फिर मास्टर्स किया स्कूल ऑफ प्लानिंग दिल्ली से। सर क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका दूरदर्शन के साथ? बहुत अच्छा। उस वक्त जो दूरदर्शन केवल एक ही चैनल था, और मुझे लगता है कि अगर आपको याद तो नहीं होगा क्योंकि बहुत पुरानी बात है, जी। 1986 में मेरा पहला सीरियल हाँ चुनौती। सर, राजश्री प्रोडक्शंस के साथ, क्योंकि सर जो 3 बड़ी फिल्में आपने की हैं जी, और वो बहुत दो ही की, दो ही की। हम साथ साथ हैं, और हम आप मैंने मैंने प्यार किया। और सर कैसे वो लोगों को लगता ज़रूर है कि हाँ। लेकिन दो ही फिल्में की हैं, और मेरे ख्याल में उन्होंने वैसे भी कम फिल्में बनाई हैं। हालांकि एक वक्त आया जब बहुत सारे चैनल्स हो गए और अजीब किस्म का काम हो गया, मार्केट बहुत हावी हो गया टेलीविज़न पर। जी। फिल्मों में भी उस तरह के किरदार, उस तरह की फिल्में बनना, एक बीच का दौर आया था जब फिल्में बहुत उस तरह की नहीं बन रही थी, जब कैरेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, हीरो हीरोइन, नाच गाना, पेड़ के आगे पीछे उधर कूदना फादना, ये सब चलता रहा और मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका सिंह। वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज का जो हमारा एपिसोड है, उसके जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, ट्रू लिविंग यूनिकॉर्न, ट्रू लिविंग लेजेंड, उनका नाम है श्री राजीव वर्मा जी, रिनाउंड फिल्म, टेलीविज़न एंड थिएटर एक्टर। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको लिविंग यूनिकॉर्न्स पर अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी, शुक्रिया। और मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे मौका दे रही हैं बात करने का। नहीं नहीं सर, इट्स टोटली आवर प्लेजर। जी। और सर शुरू करते हैं सर अभिनय के ही सफ़र से, कि सर सबसे पहले एक्टिंग का जो आपका सफ़र रहा, कैसे स्टार्ट हुआ सर? मेरा ख्याल में बहुत छोटे रहे होंगे हम, 5 6 साल 7 साल के, जब से हमारे गांव में रामलीला होती थी, तो रामलीला को देखकर थोड़ा मन ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उसमें भी कभी कभी हमको वानर सेना में, छोटे थे तो बिठा दिया करते थे, या नकली मूछें लगा के वो राजा बना देते थे कुछ। तो मुझे लगता है कि वहाँ से शुरुआत अभिनय की कह सकते हैं। और अ, ऐसा लगता था कि जो किरदार उसमें काम करते हैं, दशरथ बनते हैं या सीता और कौशल्या और ये सारी महिलाएं जो जी। थी, महिला किरदार, वो भी आदमी ही करते थे पहले रामलीला में। तो इस ऐसा लगता था कि ये लोग गांव के लोग करते हैं और बाद में पहचाने भी जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं। अम, तो पहचान बढ़ाने के लिए शायद वो एक अंदर से एक रहती है ना कि आदमी जी। पहचाना जाए सब इच्छा, जगह हाँ सर। और जाना जाए, तो वहाँ से हो सकता है ये एक शुरुआत हुई होगी। और तब से ये शौक़ बढ़ता गया, और फिर ये शौक़ ही था, और बाद में जाकर लंबी कहानी है कैसे ये प्रोफेशन में तब्दील हो गया। जी जी जी। सर तो आपने फिर थिएटर करना स्टार्ट कर दिया, या मुंबई की तरफ रुझान कब नहीं, कब हुआ? मुंबई तो बहुत बात की बात है। मुंबई अच्छा। जाना होता तो बहुत जवानी में ही चले गए होते, बाप बन के नहीं गए थे, हीरो बन के जाते। लेकिन वो तो बहुत बात की बात जी है। जी। जी। तो अम, मुझे लगता है कि अ, थिएटर सर ये फिर। थिएटर तो बचपन से ही करते थे। अच्छा। स्कूल, कॉलेज, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ड्रामा वॉइस, फिर उसके अलावा गणेश उत्सव में जो होती हैं छोटी छोटी प्रहसन किया जी। करते थे। इस तरीके से शुरुआत हुई, करेक्ट। और फिर 1973 में फिर एक बाकायदा वर्कशॉप हुई थी यहाँ पर मध्य प्रदेश कला परिषद की तरफ से। जो देश देश के बहुत बड़े एक थिएटर पर्सन थे,
अब नहीं है, श्री बी कारंत, उन्होंने की थी वो वर्कशॉप, उन्होंने लिया था, ही वॉज द डायरेक्टर। और वहाँ से फिर बाकायदा थिएटर ट्रेनिंग के बाद, जिसमें अलग अलग जो सारी विधाएं होती हैं थिएटर जी। की, एक्टिंग, डायरेक्शन करेक्ट। और फिर उसका मेकअप, सेट डिज़ाइनिंग, लाइट्स, म्यूजिक, हाँ ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग, हाँ सारी चीज़ों में हम लोगों को एक फ्लेवर काइंड ऑफ सीखा था। और फिर अपने शौक़ के हिसाब से उसको और सीखते गए, करते गए, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है, आप किसी में भी, वेदर इट इज़ एक्टिंग और डायरेक्शन और सेट डिज़ाइनिंग, ये सारी विधाएं जो है ना चलती रहती हैं, करेक्ट। हमेशा आदमी सीखता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल सही इसकी बात है। कोई लिमिट नहीं लिमिट नहीं है ना, है। सिर्फ जी। ये है कि शुरुआत की बात है और शौक की बात है। करेक्ट। सर फिर जैसे भोपाल में आपकी लाइफ सही चल रही थी, आप भोपाल में ही सर पले बड़े हैं? मैं भोपाल में पढ़ा बड़ा हूँ। अब जन्म हालांकि मेरा होशंगाबाद में हुआ था, लेकिन फादर फिर आ गए अच्छा। भोपाल इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि हमारे भोपाल को भी जो एक इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, जी। 1947 में नहीं मिली, 1949 में मिली है, 1949। तब तक कि भोपाल स्टेट था। अच्छा। भोपाल स्टेट के अलावा बाकी जो था आसपास, जैसे आपका इंदौर भी है, या नर्मदा के उस तरफ होशंगाबाद है, जबलपुर है, वो सारे आज़ाद हो गए थे, लेकिन ये भोपाल स्टेट नवाबी स्टेट थी, तो इन लोगों ने सबमिट नहीं किया था। बाद में 49 में बहुत स्ट्रगल हुआ, 49 जून में, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल में 2.25 साल के बाद, तब फादर यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, जब मैं जी, मेरा ख्याल जी। में 2 साल का रहा हूँगा। अच्छा। और तब से फिर हम यहीं पर हैं। मेरी स्कूल कॉलेज, स्कूल का कुछ साल मेरे जबलपुर में गुजरा ज़रूर है, और इसके अलावा स्कूल कॉलेज यहीं पर रहा, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जी। वहाँ से मैंने आर्किटेक्चर किया, फिर मास्टर्स किया स्कूल ऑफ प्लानिंग दिल्ली से। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं, नौकरी करते रहे, सरकारी नौकरी, उसी सिलसिले में कई जगह घूमते रहे। सर कौन से डिपार्टमेंट में आप? मैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट अच्छा। भोपाल में था, फिर उसके बाद में इंदौर में था 4-5 साल, और उसके बाद फिर दिल्ली चला गया, फिर वेरियस डिपार्टमेंट्स। उसके बाद जी। करते 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 जब दूरदर्शन शुरू हुआ, तो ये शौक जो था प्रोफेशन बनने की राह पे चल पड़ा। सर क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका दूरदर्शन के साथ? बहुत अच्छा। उस वक्त जो दूरदर्शन केवल एक ही चैनल था, और मुझे लगता है कि अगर आपको याद तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, जी। 1986 में मेरा पहला सीरियल आया था, हाँ सर। चुनौती। चुनौती। जी जी, वहाँ से शुरुआत हुई थी तो धीरे उसका धीरे। शूट यहीं पे होता था? नहीं, बॉम्बे। बॉम्बे शूट होता था? जी। अच्छा। बॉम्बे पे शूटिंग होती थी, हाँ। यहाँ कहाँ। राइट। तो इस तरीके से ये प्रोफेशन की शेप लेने लगा, और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, और फिर इसको प्रोफेशन और सर इसको फुल टाइम आप परस्यू करने फुल लगे? टाइम परस्यू करने लगे। सर फिर सर सिनेमा की तरफ जब फिल्मों में आपने अपना सफ़र शुरू किया, जी। सर वो कैसे हुआ? सिनेमा की तरफ सफ़र क्या होता है, टेलीविज़न के बाद सिनेमा एक तरीके से लोग देखते हैं, जी। और उस वक्त जो था एक ही चैनल था, तो करोड़ों लोग एक साथ देखते थे उसको, तो देखा होगा उन्होंने। और फिर उन्होंने अपनी जब फिल्म बना रहे थे, पहली फिल्म मैंने प्यार किया, राजश्री प्रोडक्शन, तो उन लोगों ने सेलेक्ट किया किसी किरदार के लिए, और फिर इस तरीके से फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। सर राजश्री प्रोडक्शंस के साथ, क्योंकि सर जो 3 बड़ी फिल्में आपने की हैं, जी, और वो बहुत दो ही की। हम साथ साथ हैं, और हम मैंने मैंने प्यार प्यार किया। और सर कैसे? वो लोगों को लगता ज़रूर है कि हाँ। मैंने लेकिन 2 ही फिल्में की हैं, और मेरे ख्याल में उन्होंने वैसे भी कम फिल्में बनाई हैं वो, जी। क्योंकि पहले तो वो प्रोडक्शन में ही थे ना, हाँ। और एग्जिबिटर थे। करेक्ट। मैंने प्यार किया ही मेरे ख्याल में पहली फिल्म थी जो इन हाउस उन्होंने प्रोड्यूस किए, और उनके खुद के फैमिली मेंबर्स, यानी ताराचंद जी के ग्रैंडसन सूरज ने शुरू की थी। करेक्ट। सर कैसा एक्सपीरियंस था आपका मैंने प्यार किया का? बढ़िया था, मतलब क्या है, पहला एक्सपीरियंस था फिल्म का, जी। तो नेचुरली फिल्म का पहला एक्सपीरियंस, तो और फिर हिट भी हो गई। हाँ। तो तो सलमान की भी एज अ लीड वो पहली फिल्म थी, आई थिंक सो। सलमान की मेरे ख्याल पहली ही फिल्म थी, उसके हाँ पहले सर। कुछ। सर उनकी मुझे- एक फिल्म आई थी बीवी हो तो ऐसी, जिसमें रेखा थी, बट उसमें अच्छा, उनका मुझे- सपोर्टिंग कैरेक्टर था।
ओके पर एज अ लीड जो ये फिल्म थी, ये पहली फिल्म थी सर जी जो इतनी ब्लॉकबस्टर हिट भी रही है। हाँ बहुत सर फिर उसके बाद सर लगातार आप मुंबई में ही जी रहने जी। लगे। उसके बाद लगातार फिल्में मिलने लगी, टेलीविज़न काम करने लगे, टेलीविज़न में ज़्यादा हो गया, जी फिर चैनल्स बढ़ गए, प्राइवेट चैनल्स आ गए। तो इस तरीके से ऐसा लगा कि अब बहुत ज़्यादा काम हो गया है, तो मैं इसी को छोड़ देता हूँ दूसरे काम, तो वो मैंने कर लिया। हालांकि एक वक्त आया जब बहुत सारे चैनल्स हो गए और अजीब किस्म का काम हो गया, मार्केट बहुत हावी हो गया टेलीविज़न पर। जी फिल्मों में भी उस तरह के किरदार, उस तरह की फिल्में बनना, एक बीच का दौर आया था जब फिल्में बहुत अ, उस तरह की नहीं बन रही थी, जब कैरेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, हीरो हीरोइन नाच गाना, पेड़ के आगे पीछे उधर कूदना फांदना, ये सब चलता रहा और मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। जी फिर अब मैं वापस अपने शहर आ गया हूँ और थिएटर को परस्यू करता हूँ और फिर कुछ काम जो सिलेक्टेड है वो करता हूँ। जी 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 सर, तो जब आपने ये फैसला लिया कि भोपाल की तरफ आपने दोबारा रुख किया होगा कि मैं मुंबई में नहीं अब भोपाल में रहना चाहता हूँ, तो सर वो क्या ये मार्केट का जो कंपटीशन है, बदलते हुए मार्केट को देखते हुए आपने लिया था ये डिसीजन? नहीं नहीं नहीं, मार्केट का नहीं, मार्केट का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट तो टेलीविज़न पर हावी था। टेलीविज़न में कहानी कोई डेफिनेट नहीं रह गई थी, एक वक्त ये आया था। अभी चेंज हो गया है, अभी जी जो ओटीटी आया है ये बिल्कुल अलग है। इसमें आपको मार्केट कोई हावी नहीं है, जी इसमें अपने हिसाब से वो किरदार को शेप करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक लड़का हो, एक लड़की हो और माँ बाप करेक्ट हो और उनके आपस में झगड़ा हो या कोई और कहानी हो, ये लंबा चलता है। जी अब चेंज हो गया है, हाँ अब जो है नए राइटर्स भी आ गए हैं, नए मेकर्स भी आ गए हैं और नए आपकी तरह यंग डायरेक्टर्स भी आ गए हैं, तो उनकी नई सोच है, नई पहचान है। तो इस तरीके से कहानियों में बहुत चेंजेस हुआ है। सर, तो जब ये ट्रांजिशन आपने देखा सर 90s के बाद 2000 में, जब ये ट्रांजिशन आपने देखा होगा कि अब OTTs आने स्टार्ट हो गए हैं, सीरियल्स भी बन रहे हैं, फिल्में भी बन रही हैं, तब आपका एक्सपीरियंस क्या था सर जब आप उस दौर में जब अभिनय कर रहे थे और जो ये अभी का दौर है, तो क्या अभिनेताओं के जो सर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सर जो जी एक्टर्स जी हैं, जी जी जी। OTT है तो सर एक्टर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही तादाद है, बढ़ जाती है, करेक्ट है क्या आपका कहना। अंतर तो देखा है सर आपने आज के अंतर actors क्या है, प्रोफेशनलिज्म कम हो गया है। जी पहले ये था कि अगर मान लीजिए मैं एक्टर बनना चाहता हूँ प्रोफेशनल, जी जी तो एक मर्तबा अगर मेरी कोई चीज़, जैसे मैंने प्यार किया हिट हुई या जी जी चुनौती हिट हुई, उसके बीच में मैंने, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सैकड़ों सीरियल किए होंगे, जी हर तरह के किए, जी दूरदर्शन से लेके चैनल्स जितने थे, सोनी और आपका ZTV और भी बहुत से B4U और इतने सारे जो चैनल्स आए करेक्ट थे, सब पे काम किया मैंने। करेक्ट ये मैंने देखा कि एक्ट्रेस की कोई कमी नहीं है जी और ये भी नहीं है कि उनको ट्रेंड एक्ट्रेस चाहिए कोई। तो इस तरीके से मुझे ये लगा कि नहीं, अब वो एक्ट्रेस की वो एक सिक्योरिटी थी कि भाई मुझे काम मिल गया, अब मैं करता ही रहूँगा, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गया वो है। ख़त्म हो गई है। आप अगर एक काम कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं है आपको अगला काम तुरंत मिल ये जाए तो या सर उसके बाद। तो इस तरीके से इसको एज ए प्रोफेशनल एक्टर वो हमेशा देखते रहना पड़ेगा आपको। मैं करेक्ट इधर उधर हाथ सर, पाँव ये आपने मारना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोली और बहुत मैं हाईलाइट भी करना चाहूँगी इस पॉइंट को, क्योंकि सर एक अनस्टेबल करियर माना जा रहा है उसको, बिल्कुल। भले ही सर कितने भी OTTs हों, नहीं नहीं, कितने उससे भी चैनल्स जी हों, जी क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो एक्टर्स हैं जी सर, कास्टिंग का प्रोसेस भी बदल गया है, नॉन एक्टर्स को भी आप क्वालिफाई करते हैं, जी जी। तो सर बहुत अनस्टेबल प्रोफेशन माना जा रहा है कि अगर किसी को बोलते हैं कि आप एक्टिंग करते हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि एक्टिंग तो करते हो आप और उसके अलावा क्या उसके करते हो? अलावा क्या करते हो? यही है, यही वजह है, ये वजह, ये बहुत हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर इसको प्रोफेशन बनाना है तो अब वो नहीं रहा कि आपको लगातार काम मिलेगा, आपको लगातार सिक्योर्ड तरह का एक फिक्स्ड इनकम जिसमें आप अपना घर चला सकें, जी किचन चला सकें। जी इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सीरियसली इसमें जाना चाहिए। करेक्ट दूसरी ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन और इसके अलावा कम से कम ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए। करेक्ट और उसके बाद एक्टिंग में ट्रेनिंग, बहुत से स्कूल खुल गए हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और बॉम्बे में तो खैर भीड़ है ही इस जी तरह के वर्कशॉप्स की या ट्रेनिंग स्कूल की, हर जगह होने लगे हैं।
क्योंकि ये मेकर्स जो हैं अब वो भी मेरे ख्याल में ज़्यादा बुद्धिमान हो गए जी। कि वो ज़रूरी नहीं है कि बम्बई में ही काम करें। बम्बई में काम करना बहुत कॉस्टली है, करेक्ट। रहना भी कॉस्टली है एक्ट्रेस के लिए। अब वो जैसे अलग नई नई लोकेशन ढूंढते हैं, इंदौर चले जाते हैं, भोपाल चले जाते हैं, एमपी में काफ़ी शूट्स और होने लगे हैं सर अब। हाँ शूट्स भी होते हैं। मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल में पिछले कुछ दिनों में 150-200 प्रोग्राम्स बने हैं हर तरह के। जी। तो इसलिए हमको अब बहुत, हाँ ये ज़रूर है कि जो दूसरी, अच्छा इसमें क्या है, देखिए एक्ट्रेस का ये है, आपने जवानी में एक्टिंग शुरू की, जवानी की काम कितना 2 4 5 साल चल रहे हैं, उसके बाद भाई बनेंगे, फिर उसके बाद चाचा बनेंगे, फिर उसके बाद बाप बन जाएंगे, सही फिर बात है दादा सर, बनेंगे, और फिर कैरेक्टर उसके बाद, फेसेस। लेकिन बाकी दूसरी विधाओं में जैसे कैमरा वर्क है, राइटिंग है, या आर्ट डायरेक्शन डायरेक्शन ऑल्सो। है, 22 तरह की विधाएं हैं हमारे यहाँ। उसमें जैसे जैसे आदमी काम करता है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे ही उसकी स्टेटस बढ़ता जाता है, करेक्ट उसकी करेक्ट। फीस बढ़ती जाती है। हाँ ट्रू। ये बल्कि वहाँ उल्टा है, तो ये भी एक डर है। डर तो है सर, और ये एक्टर्स की जो करियर है सर, लाइफ है, कहीं ना कहीं सर एज के ऊपर भी बहुत डिपेंड करने बहुत लगा है। डिपेंड करता है। देखिए देखिए मैं तो हमेशा ये बल्कि अभी मैंने शुरुआत कर दी है उसकी कि जी। देखिए एक्ट्रेस या कलाकार जो हैं, हाँ। इन लोगों को किसी भी सरकारी नौकरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। कम से कम एक रिजर्वेशन हो तो चलो भाई मैं एक्टर हूँ, या मैं ये काम करता हूँ, मैंने थिएटर सीखा हुआ है, तो मुझे गाना सीखा हुआ है, Correct. इंस्ट्रूमेंट सीखा हुआ है, कोई मैं कलाकार हूँ किसी भी विधा में, तो जी। मेरे को कोई जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए। सही बात जबकि मेरा कैरियर, मेरी जो वो है सीख जो है, वो शुरू बचपन से लेके मरते दम तक चलती है। है। जी। स्पोर्ट्समैन 3 या 4 साल का एक पीरियड रहता है, लेकिन उसके लिए रिजर्वेशन time है। हर तरह के, उसमें बैंक में रिजर्वेशन है, सरकारी नौकरियों में है, तो एक Sports सिक्योर्ड कोटा रहता है सर। इसलिए हाँ, आप देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी कितनी बढ़ गई है हमारे यहाँ। बहुत बढ़ गई है सर। और लोगों के शौक भी बढ़ गए हैं, क्रिकेट भी देख रहे हैं, अब तो फुटबॉल भी देखने लगे, बल्कि और हमारे कबड्डी जो नेशनल गेम्स है, और हमारे जो देश के खेल हैं उनमें भी लोग, खो खो भी बढ़ गया है। जी। तो ये स्पोर्ट्स में इस तरह की फैसिलिटीज़, और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत, तो लेकिन हमारे यहाँ एक्टर्स के एक्ट्रेस लिए, या आर्टिस्ट के इनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। शासन की तरफ से नहीं है। नहीं, सही बात है ऐसा सर। में ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। सर जब आप भोपाल वापस आए, तब आते ही से सर आपने फिर अपनी मतलब थिएटर की जो जर्नी नहीं, ये मैं थिएटर तो बहुत पहले से ही चल रहा था मेरा ये, बल्कि जैसे मैंने कहा कि 1973 में जो वर्कशॉप हुई थी हमारी, थिएटर वर्कशॉप, तब से उसके लगा पहले से ही करते थे। ये प्रॉपर एक थिएटर की समझ आने लगी, जी जी जी। क्योंकि थिएटर केवल अब वो नहीं रहा कि सिर्फ स्टेज पर आप परफॉर्म करिए, लाइव परफॉर्म करिए, ऑडियंस से जो एक राब्ता रहता है क्लोज, वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी थिएटर का एक अलग मकसद है। जी। इसका एक सोशल वो है, रिलेवेंस है इसका, करेक्ट। सरोकार है। जी। मतलब हम खेल थिएटर इसलिए नहीं करते कि हम तालियां बटोरें, और थिएटर की शुरुआत ही ऐसी हुई थी। आप हमारा पुराना भारत का इतिहास देखेंगे तो थिएटर की शुरुआत केवल मनोरंजन से नहीं हुई थी। हिंदी थिएटर ख़ास तौर से जो यूपी में तकरीबन शुरू हुआ था जयशंकर प्रसाद से लेकर, और बंगाल में जो गिरीश चंद्र घोष ने शुरू किया था, थिएटर एक सरोकार, एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए शुरू हुआ था। राइट। रामलीला जो है, रामलीला को आप मानते हैं, ठीक है, उसका रिलीजियस एक मकसद है, लेकिन रामलीला कब से शुरू हुई? रामचरितमानस जब लिखा गया, आज से मेरे ख्याल में 400-500 साल पहले जब तुलसीदास हुए थे, जी। उन्होंने रामचरितमानस लिखी, और उस पर ही रामलीला होती है। तो रामलीला का मकसद भी यही था कि हम अपने समाज को जोड़ सकें उस वक्त, और एक मूवमेंट्स के लिए तैयार कर रखें, क्योंकि हम लोग गुलाम थे। करेक्ट। पहले दूसरे गुलाम थे, अलग अलग मुगलों ने किया हम पर, और मंगोलों ने किया, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने किया। तो उस बीच में हम लोग को बांट दिया था इन्होंने, इन सारे लोगों ने। तो उसने इकट्ठा किया रामलीला ने। फिर उसके बाद हिंदी थिएटर शुरू हुआ, बंगाल में शुरू हुआ। तो ये जयशंकर प्रसाद से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर और कितने ही लोगों ने शुरू किया। तो इस तरीके से हमारा ये थिएटर जो है, ये केवल मनोरंजन का नहीं है, ये एक मूवमेंट है। करेक्ट। तो ये समझ में आना शुरू हुआ, पढ़ना लिखना शुरू हुआ, थिएटर हिंदी पढ़ना शुरू हुआ ज़्यादा, वरना तो अपना वही कहानियाँ वहानियाँ पढ़ के, उपन्यास पढ़ के ख़त्म कर देते थे। बट वो सरकार जो है
उसने एक अलग किस्म का एक एक तरीके से आदमी को जी। अंदर से आंदोलित किया, तैयार किया, एंड देन ऑफ कोर्स। सर। तो थिएटर मैं करता हूँ हाँ। बहुत पहले से। फिर उस मैंने 1982 में मेरी एक थिएटर संस्था बनी थी। इंदौर में भी मेरी एक थिएटर संस्था थी। जी। पहले एक यवनिका बहुत पुरानी यहाँ संस्था हुआ करती थी, उसके साथ काम करता था। उसके बाद संवाद नाम से एक मैंने संस्था संवाद। बनाई थी। हाँ। तो पहला नाटक हम लोगों ने किया था और फेस्टिवल भी किया था उसका, जिसमें उस वक्त राजेंद्र माथुर नई दुनिया के संपादक थे, वो आते थे। राहुल बारपुते एक बड़ा नाम था वहाँ पर। बाबा डिके, बाबा जिनकी डीके। संस्था अभी भी चलती है सर वहाँ श्री पर। राम जोग जो नाट्य भारती, नाट्य भारती, हाँ। तो श्री राम जोग तो बहुत बाद के संभालते हैं। हैं, हाँ। बाबा डाके डिके जो है मैं जानता हूँ, जी जी जी। बल्कि उनके घर के पास में ही रहता था मैं पहले। अच्छा। तो वो संस्था है। जी। तो ये सारी संस्थाएं जो हैं ये अभी तक काम कर रही हैं। मेरी संस्था जो बाद में जो मैंने बनाई है वो भोपाल थिएटर्स के नाम से। अच्छा। तो मैं पहले ही करता था, उसके बाद बीच में यहाँ कभी कभी करते थे जब आ जाते थे, और अभी चल रही है। सर आपका सबसे फेवरेट नाटक कौन सा रहा हो? देखिए सारे नाटक क्या है, मैं 1982 से ही मैं डायरेक्शन में आ गया था। एक वो वजह भी थी वापस वहाँ से आने की, जी। मुंबई से। क्या था कि एज एन एक्टर मैं पक गया था, क्योंकि जो डायरेक्टर कहे या जो कहे कहानी कहे वही करना है। हाँ। कई मरतबा तबीयत होती थी नहीं यार ये गलत है, ये इस तरीके से थोड़ी काम होता है। कई कई प्रोजेक्ट में ऐसा जी हुआ, मेरी जी बहस जी। होती थी डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से। कुछ एक प्रोजेक्ट मैंने छोड़े भी इसीलिए कि जो सही है वही करेंगे। हालांकि होता ये है कि आप एक्टर हो तो आपको जो डायरेक्टर Correct. कहे या जो कहे आपको वो करना है, लेकिन फिर भी क्या करें, अंदर से वो जो एक है ना सर जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी रहती है वो कई बार आपसे बहुत कुछ बोलती हाँ, है कि वो ऐसा मजबूरी नहीं, ऐसा में करना है। मजबूरी में कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं आपको एक बार बताऊं, बहुत हाँ मज़ेदार सर। किस्सा है। जी। एक एक सीरियल करता था, बहुत लंबा सीरियल चला था, युग नाम से। जी। तो युग था, उन्होंने कहानी शुरू की थी 1857 की लड़ाई से, अच्छा। जो हमारी हुई थी वहाँ से शुरू की थी, और बांग्लादेश वॉर तक चली थी वो कहानी पूरी। बांग्लादेश वॉर में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और पाकिस्तान हमने वेस्ट बंगाल को, ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया, हाँ। आज़ाद कर दिया था, बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश। वहाँ तक लड़ाई थी। तो उसमें कई मरतबा क्या होता था, मुझे लगता था कि नहीं ये उस वक्त नहीं होता था भाई। जैसे एक मरतबा एक सीन था जिसमें मैं पता नहीं कौन सा नेता बनाया था, मुझे कई तरह के नेता बनाए उन्होंने। तो कौन सा नेता था, मैं बाबू जगजीवन राम अच्छा। करके मूछे मूछे लगा के, जी। तो गवर्नर से मिलने जाते हैं, उस समय के गवर्नर जो थे उनसे मिलने जाते हैं। तो मैंने देखा वो गवर्नर साहब बैठे हैं और मैं मिलने गया हूँ, मैं और एक दो नेता और मिलने गया हूँ, और पीछे देखा तो मैंने फ्लैग जो था, जो ब्रिटिश राज का जी। फ्लैग था, उसके बदले वो अमेरिकन फ्लैग टांगा हुआ है। तो मैंने कहा ये क्या है भाई इस तरह के कई केसेस, कोर्ट केसेस में कुछ अजीब सी चीज़ें। अब मैंने लॉ भी किया हुआ है और मेरे फादर भी एडवोकेट थे, तो ये सच्चाई समझता हूँ मैं। जी। लेकिन ये ऐसी चीज़ें होने लगी थी तो बड़ी इरिटेशन होने लगा था। मैंने कहा अब चलते। सर ये तो आर्ट डायरेक्टर की अरे हाँ, होती है। मतलब आर्ट डायरेक्टर को तो देखना चाहिए ना, पढ़े लिखे नहीं है। देखिए पुरानी फिल्में देखिए, आप कितना स्टडी करते थे। अदालत में क्या होता है, आप पता नहीं आप इतनी इंटरेस्टेड हैं कि पहले आप जो केस है वो प्रेजेंट करता है, जी। जो जिसने भी केस किया है कि भाई आप क्या है, किसी के खिलाफ केस है। अब वो क्या है, पहले ही पैरवी शुरू कर देते हैं उसकी, मतलब बचाव पक्ष का वकील, जी। और एक होता है जो आरोप लगाता है, हाँ। है ना। तो आरोप लगाने वाला ही लगाएगा पहले आरोप, तब तो बचाव, पहले बचाव कर दिया तो आरोप कैसे लगाएंगे उनको? आरोप कैसे लगाएंगे। तो ऐसी कई चीज़ें होती थी जो बड़ी नागवार गुजरती थी। अब ये क्या है कि सर कैसे डील करते थे उनसे, या इग्नोर करना पड़ता था आपको? नहीं बताते थे हम उनको, तो कई मरतबा तो करेक्ट कर देते थे, जी। कई मरतबा तो फिर बाद में बहुत ऐसा होने लगा तो मुझे लगा कि नहीं। सर बट आप फ्लेक्सिबल थे जब आपके पास कैरेक्टर्स आते थे, रोल्स ऑफर होते थे? बेटा मैंने 35 साल काम किया, 35 ईयर्स, एंड अच्छा काम किया, काफ़ी बड़े बड़े काम भी किए, और ये मैं नहीं कहूँगा पैसे भी कमाए। फिर अब मैंने कहा कि यार अब ठीक है, अब इसके ज़्यादा और क्या, अच्छी खासी दाल रोटी मिल रही है, मकान वकान बन गए हैं, होटल भी शुरू हो गया था,
मैंने कहा चलते हैं, अपनी मर्जी का काम करते हैं। वाह तो अब हम थिएटर कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है, वाह सर। क्योंकि मैं और मेरी पत्नी वो भी करती हैं थिएटर। सर वो हालांकि भी वो रंगमंच से जुड़ी हुई हैं। रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, हालांकि वो है एजुकेशनिस्ट अच्छा और केंद्रीय विद्यालय में काफ़ी सीनियर। सर उनकी उनसे मुलाकात भी आपकी यहीं हुई थी थिएटर में ही हुई थी थिएटर में। 1973 में, जब हम लोग कारन जी के उसमें, तब थिएटर में ही हुई थी। अरे वाह। तो इस तरीके से फिर हम दोनों ही करते हैं थिएटर। हाँ और प्लेस तो मेरे बहुत हैं, और कौन सा पसंद है कौन सा नहीं पसंद है, लेकिन अभी हाँ मेरा एक प्ले है, उर्दू प्ले है, उसका नाम है वक्त के कराते रंग, और भोपाल के ही एक राइटर थे, अब नहीं है, वो मैं करता हूँ 35 साल से। अच्छा 35 साल पहले से मैं उसको मैंने डायरेक्शन उसी से शुरू किया, बल्कि 35 नहीं 40 साल हो गए। पहला उसका शो हुआ था 1981 में मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के लिए। वो मुस्लिम सब्जेक्ट है और फीमेल ओरिएंटेड है, जिसमें एक अपनी बहू की सेकंड मैरिज कराते हैं मुस्लिम फैमिली जो है, और उसको बेटी की तरह मानते हैं। और फिर जब वो माँ बाप जो हैं वो पिताजी की मौत हो जाती है, अब्बा उनके जो थे, और वो रह जाती है, तो उसका सेकंड हस्बैंड उसे मदर बना के अपने साथ रखता है। उस तरह की कहानी थी विडो मैरिजेस पे। अच्छा वो बहुत अच्छी थी। तो पहले मैं जब शुरुआत हुई थी, जब मैं उसमें सेकंड जो दामाद, सेकंड उसका जो हस्बैंड होता है जी बहू का, वो किरदार करता था। अब 35-36 साल हो गए, तो मैं अब ससुर का किरदार करता हूँ, लेकिन वो अभी कभी कभी करते हैं। अच्छा उसके अलावा 2-3 अभी मैंने रिसेंट जो मेरा प्ले था ड्रमस्टिक, और इसके पहले भी मेरा एक प्ले हुआ था चौथी सिगरेट। चौथी सिगरेट। चौथी सिगरेट बहुत एक मशहूर प्ले राइट हैं, योगेश त्रिपाठी, हमारे मध्य प्रदेश की हैं, उनका लिखा हुआ है, और इट्स ऑन घोस्ट राइटिंग। ओके दो दोस्त होते हैं, ये एक मतलब सिंबॉलिक है, दो दोस्त होते हैं, एक राइटर होता है, गरीब होता है, और एक जो है बिजनेसमैन है। बाद में करीब 30-40 साल बाद दोबारा मिलते हैं कॉलेज के बाद, तो वो राइटर जो है वो मशहूर राइटर हो गया है, लेकिन गरीब है, और ये बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत पैसे वाला है। इसकी बस एक शौक रह गया था कि मैं भी राइटर बन जाऊँ यार। तो फिर उसको ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी जो लिखा हुआ है तुम्हारा जो नहीं छप रहा है, उसको मुझे दे दो, मैं अपने नाम से छपवाऊँगा तुम्हें, अच्छा और इसकी जो भी रॉयल्टी आएगी तो मैं दूंगा। तो ये एक अरेंजमेंट उनमें हो जाता है। हालांकि बहुत रिलेक्टेंट था राइटर, और उसका ये भी कहना था कि देखिए, केवल राइटिंग के बल पर, केवल राइटिंग के बल पर आदमी पैसे नहीं कमा सकता, उसके साथ दूसरा धंधा करना ही पड़ता है उसको। और अगर नहीं है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं अच्छा लिखना जो है, अच्छा लिखा हुआ जो है, वो पब्लिश ही तब करते हैं जब पब्लिशर को पैसे दें आप। ये तो उसमें घोस्ट राइटिंग पर है। तो बाद में खैर वो कहता है कि यार अब मैं तुम्हारे नाम से, तुम्हारे किताबें जो लिखी हुई हैं, जो तो लिखा हुआ है, वो मैं अपने नाम से छाप रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को कि ये मैंने नहीं लिखा है। उसको बुकर प्राइज़ तक मिल जाता है उसके राइटिंग पर। अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं ऐलान कर दूंगा कि ये किताबें जो हैं आप ही ने लिखी है। वो कहता अब नहीं हो सकता, अब अगर होगा तो ये मैं ही नहीं, हम लोगों का लिटरेचर ही नहीं, जो हमने लिखा है, उपन्यास लिखा है, जो भी लिखा, जी पूरा समूचा जो साहित्य है वो कटघरे में खड़ा हो जाएगा। करेक्ट कि शायद ऐसा ही होता होगा, जो कि होता है। तो उस पर एक बेस्ड नाटक था चौथी सिगरेट। उसमें चौथी सिगरेट क्या है, वो राइटर का एक हैबिट थी कि गरीबी की वजह से वो पहली सिगरेट नहीं पी पाता था, तलब लगती थी, सूंघ कर वापस रख देता था। चौथी बार में तो इसमें चौथी बार पीता था ताकि वो ये उसकी एक थी। सर तो इसमें क्या सर फिल्म स्कूल्स में भी आपको लग रहा है कि सर बहुत डिफरेंस आया है पहले से, अगर हम एनएसडी की बात करें या एमपीएचडी की भी बात करें, तो जो डेडिकेशन की कमी हमें लग रही है, तो क्या सर वो फिल्म स्कूल भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं उसके लिए? नहीं, वो तो नहीं है जिम्मेदार, बल्कि वो तो ट्रेन करके आपको तैयार कर रहे हैं लोगों को। और अब उसमें से जैसे एनएसडी में भी पहले बहुत मुश्किल था, फिल्मों में जाना बड़ी मुश्किलों से रास्ता बनाया हमारे इनिशियल एक्टर्स ने, जैसे ओमपुरी थे, ओमपुरी, देन नसीरुद्दीन शाह, और फिर उसके बाद और भी जो कौन कौन थे, उन लोगों ने जगह बनाई। फिर धीरे धीरे अब जाकर जी जो है वो
आपको NSDN को जगह मिलने लगी है। फिल्म के जो एक ट्रेडिशनल एक्टर्स हैं, मतलब जो ख़ानदानी एक्टर्स हैं, उन लोग तो अभी हीरो हीरोइन तो वही बनते हैं। और वैसे भी क्या है कि अब हीरो हीरोइन जो है वो 18-22 साल 21 साल के होते हैं। बेचारा NSD करके आता है, पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर NSD का 3 साल का कोर्स होगा, तो 25-30 साल का तो वैसे ही हो जाएगा। तो वो किरदार कैरेक्टर में जाता है, लेकिन फिर भी कैरेक्टर जो है ऐसा करते हैं कि वो आपको नोटिस। अब जैसे हमारा वो कौन था, अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो अभी है, ये करंट में ये है, पंकज त्रिपाठी हैं, और भी कितने ही हैं। तो राइटिंग में भी चले गए, तो अब जगह जो है, अब डायरेक्टर भी पहुंच गए बहुत। क्योंकि सर आपका टेलीविज़न और फिल्मों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर। जो अपनी आइकॉनिक फिल्में रही हैं सर, जैसे मैंने प्यार किया और हम साथ साथ है सर, ऐसी कोई मेमोरेबल मोमेंट या कुछ यादें हैं उसकी जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? ऐसी कोई ख़ास यादें तो नहीं हैं जिनको मतलब शेयर तो कर ही सकते हैं हर चीज़, लेकिन शेयर करने लायक जिसमें मज़ा आए ऐसा कुछ है नहीं। सर एक्टर्स के साथ कैसा रैपो था आपका बहुत सेट अच्छा, पे? बहुत बढ़िया। हालांकि क्या शुरू में इन लोगों को क्या बताऊं, ये डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर होते थे ना, इन लोगों को पढ़े लिखे अक्लमंद एक्टर नहीं चाहिए थे। अच्छा। उनको चाहिए कि जो चल रहा है वही अपना चल रहा है, बाकी तो भर लेते थे वो। बट आई थिंक दिस फिल्म ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग। इसमें हमारे NSDN भी थे, इसमें मैंने प्यार किया में। यहाँ से शुरुआत देखिए, मैं जो आपको बताऊं, आपने पूछा है सवाल, यंग फादर्स, पहले फादर्स कैसे होते थे, वो एजेड नाना से। पलसीकर, हाँ। फिर नज़ीर हुसैन, फिर वो मनमोहन कृष्ण, ऐसे वो एजेड फादर। और Correct. हीरो कौन से होते थे जो 50-60 साल के हो गए। दिस फिल्म मैंने प्यार किया ने पूरा चेंज किया है। इसमें यंग फादर, हाँ, मैं मेरे ख्याल में कितने साल का था, 34-35 साल का था हूँ जब आपने ये कैरेक्टर प्ले किया था। इसको। कैरेक्टर मुझसे जब कहा गया कि आपको ये फादर है, तो मैंने कहा यार ये तो पिताजी का रोल, कहानी सुनाई अच्छा लगा। हाँ। तो मैंने कहा ये तो फादर का रोल है। कहने सर फादर का रोल तो है, लेकिन दो दोस्तों की कहानी है। उसमें भी देखिए NSDN थे, अजीत वाछानी वॉज नेगेटिव कैरेक्टर, वो भी NSDN है। आलोकनाथ, ही वॉज NSDN। और सब फ्रेश थे। करेक्ट। इवन फॉर दैट मैटर रीमा लागू की पहली फिल्म थी हिंदी, सर वो भी मदर फिगर में ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं। वो तो कैरेक्टर करती थी, मराठी की बहुत मशहूर वो रही हैं थिएटर पर्सन। सर आलोकनाथ सर वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड एज अ वेरी पॉपुलर यंग फादर। यस, हालांकि वो कर चुके थे काम। उसके पहले बुनियाद आया था उसका पहला, और एक आध दो फिल्म में कर चुके थे, बट दिस वाज अ ब्रेक फॉर हिम। बड़ी फिल्म थी। आलोकनाथ NSDN थे, वो थे NSDN। तो ये एक तरीके से, इवन अजीत वाछानी भी छोटे छोटे रोल करता था, इसमें मेजर रोल था उसका। इसमें बहुत अच्छे रोल थे यार। और एक कौन था कॉमेडियन, सर इसमें मैंने प्यार किया में लक्ष्मीकांत बर्थडे। हाँ। उसकी पहली फिल्म थी ये, हिंदी। हाँ, मराठी में तो सर मराठी में करते थे वो। हिंदी पहली फिल्म हाँ, थी। उससे काफी पसंद किया गया था उनका कैरेक्टर भी। तो ये इस तरीके से। लेकिन हुआ क्या, मुझे ऐसा लगता है जी। आई शुड नॉट से, बट उसके बाद जो है वो चूंकि इतनी बड़ी हिट हो गई, पहली फिल्म थी सूरज की, और ताराचंद जी बहुत खुश हुए थे। उनके अलग से पर्सनल लेटर आते थे हमको। अच्छा। कि शॉट के बाद ये सीन हुआ या ये शेड्यूल हुआ, उसके बाद वो मुझे हर एक्टर को चिट्ठी लिखते थे। सूरज की पहली फिल्म थी और इतनी बड़ी हिट हो गई, हमें तो समझ में नहीं आया। पहले तो मुझे नाम ही पसंद नहीं आ रहा था, मैंने प्यार किया, मतलब इस तरह का नाम। और मैं तो आ गया अपना शूटिंग वूटिंग करके, अपना नौकरी में शुरू हो गया जी। तो वहाँ से प्रोडक्शन से सर आपने फिल्म देखी? मैंने कहा नहीं देखी, सिर्फ डबिंग के बाद जितनी देखी। कल सर फिल्म हिट हो गई है, आप देखिए। तो मैंने कहा हाँ देखता हूँ। जब मैं बम्बई गया अगली बार, तब उन्होंने बुलाया और हम पूरी फैमिली गए देखने। वहीं प्रभा देवी पे ये कोई क्या नाम था थिएटर का, मुझे याद नहीं। और वहाँ पहुँचे, मैं और मेरी पत्नी, मेरे ब्रदर इन लॉ और हम लोग और मेरी बहन, हम चारों गए। तो देखा वो थिएटर के बाहर दो बड़े बड़े आदम खां, उससे भी बड़े पोस्टर लगे हुए थे, मेरा और आलोकनाथ का, दोनों का। एंड वी फिंगरिंग, आई मीन शोइंग फिंगर, एक दूसरे को ऐसे दिखाते हुए।
मैं देख के हैरान हो गया, अपने आप को वहाँ देख रहा हूँ मैं, तो एक बड़ी एक अजीब सा रोमांच, अजीब सी खुशी, अजीब सा एक फीलिंग जो होता है ना, फर्स्ट yes, टाइम यू सी ऑन ऑन अ of पोस्टर। course. तो फिर फिल्म देखी हमने, खैर फिल्म तो खैर हमने अपनी की थी तो अपनी क्या उसमें लेकिन अच्छी लगी, करेक्ट, लेकिन इतनी बड़ी हिट हो जाएगी ये पता नहीं था, ये इमेजिन नहीं किया ये था मालूम नहीं था। सर। तो ये जो मतलब इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है आज, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बस मैं ये जानना मतलब ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को दूंगा, जी, ऑडियंस को दूंगा कि अच्छी चीज़ को अच्छी कहिए। आप ऊपर से मतलब बुलम्बा चढ़ा के मत कहिए कि ना हाँ ठीक है, अच्छी है, एंटरटेनिंग। जो अच्छा है उसमें अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे कहिए। जो बुरी चीज़ है उसको निगेटिव है, नकार दीजिए। तभी हमारे यहाँ जो है एक अच्छा काम शुरू होगा। अच्छा अच्छा काम तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें भी बुरा काम ज़्यादा चल रहा है। और ख़ास तौर से आपके ये इस पर मोबाइल पर फ़ोन या पे। OTT पे बहुत कई तरह का काम हो रहा है। तो अच्छा काम तो अच्छा ही रहेगा। तो ये अच्छे बुरे की एक समझ ज़ाहिर है हमारे दर्शकों ने डेवलप कर ली होगी। तो अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहना ये बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसाइज़ करिए, क्रिटिकल अप्रेजल करिए, तभी जो है वो एक अच्छा स्वच्छ मनोरंजन समाज देने वाला, समाज को सुधारने वाला मैसेज मिलेगा।